क्या हाल है आप सबके? बहुत दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है। काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है, आज बात हो रही है। उसके पीछे एक वजह है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अनाउंस किया है नीट का सिलेबस। नीट सिलेबस अनाउंस कर दिया है। तो हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2024। इस सिलेबस को एनएमसी ने अनाउंस कर दिया है। इसमें हमें लिखना चाहिए थैंक यू। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड अगेन रिपीटेडली वी वर रिक्वेस्टिंग नेशनल मेडिकल कमीशन के टाइमली इस चीज को कर दें ताकि जो एंग्जाइटी है, जो फियर है, वो बच्चों का खत्म हो सके। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि टाइम रहते हुए इस काम को कर दिया है। कुछ दिनों पहले नीट की डेट अनाउंस हुई थी, दैट वुड बी 5 मई 2024। ये आपको पता है डेट है और काफ़ी टाइम है, जिससे कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह से अगर कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रहें तो बहुत हद तक एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी से क्या बनता है, फियर, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर एनएमसी ने नीट का सिलेबस अनाउंस किया, वो बात तो हमारी समझ में आ रही है। ये दूसरी लाइन मेरी समझ में नहीं आ रही है, वाई फियर इज़ बैड। इसी लाइन की वजह से मैं आपके साथ हूँ। यही वो लाइन है जो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, वो सारे बच्चे जो कि हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं कि बेटे वी शुड ऑलवेज बी प्रोएक्टिव, नेवर बी फियरफुल। एंग्जाइटी हमें नहीं पालनी है। नीट एंट्रेंस एग्जाम का एक पर्टिकुलर सिलेबस है, वो तो हो ही जाएगा। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आपके साथ बायोलॉजी में अपनी विजडम शेयर कर रहा हूं टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी, तो वो 20% आपकी जरूर मदद करेगा। 80% मदद आप खुद अपनी कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाया हुआ है, आप मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम पढ़ाई में लगा रहे हैं, इसका असर जरूर आएगा। और इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि हम तो प्रोएक्टिव होकर के चलेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस वाले नोटिफिकेशन पे नजर डाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो बहुत तेजी से इसको मैं एक बार दिखा देता हूं। काफी बड़ा एक्सपेक्टेड है क्योंकि सिलेबस लिखा हुआ है, तो काफी बड़ा ये एक नोटिफिकेशन है। ये देखिए, तो 6 तारीख है, नेशनल मेडिकल कमीशन पब्लिक नोटिस है, आप साइट पे जाकर के देख सकते हैं। इसमें जो है सिलेबस अनाउंस्ड है। और क्योंकि मैं केवल बायोलॉजी के बारे में अथॉरिटी रखता हूं, तो आई विल टॉक अबाउट ओनली बायोलॉजी। केवल बायोलॉजी के बारे में आपसे बात करूंगा। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स सो दैट वी रीच द बायोलॉजी पोर्शन। तो सबसे पहली न्यूज तो यही है कि इसमें रिड्यूस्ड सिलेबस है। रिड्यूस्ड सिलेबस है, तो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इसमें रिड्यूस्ड सिलेबस है और जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उन चैप्टर्स को नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला टेक अवे पॉइंट तो हमारा ये है कि इसमें जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड है, और वो चैप्टर जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं पूछे जा रहे हैं। ये फिर रीइंफोर्स कर रहा है एक बात को, ये रीइंफोर्स कर रहा है कि जो आपकी जो किताब है ये एनसीईआरटी है, जिससे आपने अभी भी पढ़ाई करनी है। केवल और केवल एनसीईआरटी से आपने पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को करिए। वापस चलते हैं एक बार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आप क्लास 11th देख रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। थोड़ा बहुत अभी भी मतलब जो है एक दो चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। डाइवर्सिटी में व्हाट इज लिविंग, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बिल्कुल वही रिड्यूस सिलेबस है जो आपसे पूछा जाएगा, जो अब एनसीईआरटी में बचा हुआ है। एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिए बेटे, सेलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट फाइलम के लेवल तक पढ़ना है और कॉर्डेट जो है क्लास के लेवल तक पढ़ना है। आप समझने की कोशिश करिए। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे को ऑर्डर भी पढ़ना चाहिए, सब ऑर्डर भी पढ़ना चाहिए, पूछ ना लिया जाए तो सो प्लीज डू नॉट डू दैट। इस तरह के फियर में मत आइए, इस तरह के फियर साइकोसिस में, फियर फ्रेंजी में मत आइए। आप बड़े आराम से जो चीज कोई भी एग्जामिनिंग बॉडी हरास नहीं करना चाहती है, रेयर थिंग्स आर रेयरली आस्क्ड इन एंट्रेंस, मोस्ट ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक।
ऑलरेडी 180 क्वेश्चन आपको करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है, सिंगल क्वेश्चन पेपर होना है, मतलब एक ही बार होना है, और आपका कैरियर स्टेक पर है। पहले ही बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, और अननेसेसरी एग्जामिनिंग बॉडी आपको और हैरास करना नहीं चाहेगी। इसमें से भी काफी अच्छा पेपर बन सकता है, तो अपने आप को इसी तक लिमिटेड रखिए। यहां पर मैंने देखा है बच्चों को पीएचडी करते हुए 2-2, 3-3 महीने लगा देते हैं, पता नहीं कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़े जा रहे हैं। सो प्लीज मैं आपसे यह कहूंगा कि इस काम को प्लीज मत करिए। आगे देखिए, यहां पर एनिमल टिश्यूज में यहां पर शब्द लिखा है एनिमल टिश्यूज। सो यहां पर हालांकि कुछ क्लैरिटी नहीं है कि एनिमल टिश्यूज पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एनिमल टिश्यूज हटा दिया गया है। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस आपसे यह रहेगी कि आप एनिमल टिश्यूज पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि पीसीटी इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ये कहां लिखा हुआ है? ये आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम है, ये कहीं और लिखा हुआ है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर इज नो हार्म इन रीडिंग टिश्यूज। रेलेवेंट पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, किसी ने किसी तरह से घुमा करके वहां पर यह मेंशन्ड है। और क्योंकि राशनलाइजेशन का राशनल ये था कि जो रिपीटेड कंटेंट है उसको हटाया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू यहां पर रिपीटेड था, यहां से हटा दिया गया है, पर इसको पढ़ना जरूरी है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि वो जो राशनलाइजेशन है उसका मतलब क्या है। तो आपने एनिमल टिश्यूज पढ़ना जरूर है। अब देखिए, यहां पर एक अजीब सी समस्या यह क्रिएट हो गई है कि इन्होंने लिखा है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, और उसमें ऑफ एन इंसेक्ट और ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, पिछली बार जब मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी तो इंसेक्ट और फ्रॉग अलग अलग चीजें हैं। उम्मीद यह है कि यहां पर जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा, इंसेक्ट नहीं होगा, इट वुड बी फ्रॉग। तो मैं आपसे अभी भी यह सलाह दूंगा कि फिर किसी एंजाइटी में मत आइएगा। आप सबसे पहले क्या पढ़िए? फ्रॉग पढ़िए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो छोटा मोटा जो प्रिंटिंग एरर है, या हो सकता है जो प्रूफ रीडिंग टाइप का एरर है, ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए इनएडवर्टेंट, बेटे एक तरह का ओमिशन, एक कमीशन समझ लीजिए, जो हल्की सी गलती हो गई है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। लेट अस गो विद कॉमन सेंस। सो मुझे उम्मीद है इतनी छोटी सी बात को ठीक किया जाएगा। अभी हम फ्रॉग के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर आप देखिए, सेल बिल्कुल सेम है, यहां पर बी सेल डिवीजन लिखा है, तो ये बी लिम्फोसाइट नहीं है, जैसा मैंने आपसे बताया कि नोटिफिकेशन में कई बारी कुछ इस तरह के टाइपो एरर्स हो सकते हैं। बात वही हो रही है, सेल डिवीजन की बात हो रही है, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस और उनके सिग्निफिकेंस। सो ये सब चीजें वही हैं जो आपकी एनसीईआरटी में। प्लांट फिजियोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो देखिए, लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं यहां बोलना भूल गया। नाउ प्लीज फॉलो दिस इन एब्सोल्यूट स्पिरिट। एक एक लेटर को पढ़िए। अगर कोई चीज है तो आप अपनी प्रैक्टिकल की किताब में जाइए। देखिए, यहां पर फैमिली मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रामिनी। सो ये जो इन्होंने लिख दिया है इसको आप कर लीजिए। सो इस तरह की चीजों को छोड़ना नहीं है। यहां पर स्पेसिफिकली मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोस्टी, ग्रामिनी, ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती। ये सिंगल टाइपिंग एरर नहीं लग रहा है, इसको इंसर्ट किया गया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अभी इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ लीजिए। सो ट्राई टू गो थ्रू दी फ्लोरल कैरेक्टर्स। मैं इसके हिसाब से कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, जितना भी रेलेवेंट चीज है मैं इस चैनल पर आपके साथ इसको शेयर करूंगा। लेकिन ये हमें कर लेना चाहिए। ये सिंपल टाइपिंग एरर दिखाई नहीं दे रहा है। सेल में कोई ऐसा चेंज नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी में जो चेंजेस हैं वो वही हैं जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी आ गए हैं। उसके अलावा जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखिए, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में
टू बी डेल्ट विद रेलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ प्रैक्टिकल सिलेबस। तो जो भी आपका प्रैक्टिकल सिलेबस है उस पर मैं भी वीडियो करूंगा, आपकी भी नजर होनी चाहिए। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये याद रखिए कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में जरूर देख लेना है, एंजाइटी फिर नहीं क्रिएट करनी है। अगर प्रैक्टिकल में भी बेटे हड्डी का नाम स्कैपुला है तो स्कैपुला ही होगा। अगर शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला कहते हैं, डू नॉट गेट इनटू फियर एंड एंजाइटी। दिस इज व्हाई आई हैव अपीयर्ड फॉर दिस वीडियो। आगे देखिए बेटे बड़े ध्यान से, जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो फिर यहां पर कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है। नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, चलो नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस में कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, शुरू में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। सो अब प्रॉब्लम यह है कि जब यहां पर नर्वस सिस्टम दे दिया गया है तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आपकी एनसीईआरटी में न्यूरो एनाटॉमी है, आपके जो हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और जो फोर ब्रेन है वो है। मैं आपसे कहूंगा स्पाइनल कॉर्ड भी यहां पर पढ़ लीजिए। सेंस ऑर्गन्स को आप बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन आता है, उतना पार्ट आप जरूर कर लीजिए। दैट शुड बी डन। इसी तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोई ऐसा चेंज नहीं है। जब आप आगे जाएंगे क्लास 12th में तो आप देखेंगे कि पहला चैप्टर नहीं है, सेकंड थर्ड चैप्टर, पहला चैप्टर मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन भी वैसा ही है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम अलग से चीज नहीं दिखाई दे रही है। इवोल्यूशन जब मैंने देखा तो उसमें एक मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। वो चेंज ये है कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन मुझे यहां नहीं दिखाई दे रहा अलग से। हालांकि ह्यूमन इवोल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन जो एक चैप्टर है, 350 मिलियन साल पहले क्या आया, बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बच्चे काफी कंफ्यूज्ड होते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर फॉर्म में नहीं है। तो उसमें मेरा तो सजेशन अभी ये रहेगा कि जब आप इवोल्यूशन राउंड 1 में खत्म अगर कर चुके हैं तो अभी इसको मत उठाइए। मैं आपको ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन को सिंप्लीफाई करके टेबुलर फॉर्म में जो रेलेवेंट पोर्शन है उसका वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि ये छोटा सा पोर्शन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके बीच में आता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा फियरफुली नहीं करेंगे। उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में कोई ऐसी खास चेंज नहीं है। उसके बाद माइक्रोब्स भी बिल्कुल वैसा ही है। बायोटेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं है। इकोलॉजी भी अगर आप देखें तो इकोलॉजी में बेटे थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि आप अब की बार थोड़ा सा ये एक रेड डाटा बुक को थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए। मेरी नजर है इन सब चेंजेस के ऊपर। बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स के बारे में थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क है, थोड़ा सा बाहर जाके देख लेंगे। अदरवाइज ये वही है जो नई एनसीईआरटी में है। तो पहले तो नज़र में जो मैंने इस पर्टिकुलर सिलेबस को देखा, ये रिड्यूस सिलेबस है। बायोलॉजी की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, जो भी इसमें रिलेवेंट होगा। इसीलिए मैं पीछे अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेट द डस्ट सेटल। और अब जो है आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, मैं बहुत रेगुलरली, बहुत टाइम है हमारे पास, आप बहुत टाइम लगाइए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज वी विल ट्राई टू डू जस्टिस विद द थिंग्स which are to be asked in the NEET entrance examination। अब आप मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये फियर वाली बात समझाइए, व्हाई फियर इज बैड। तो देखिए बेटे, इसलिए है कि मैं यहां पर एक चीज लिखना चाहूंगा बेटे। नाउ आई कैन राइट समथिंग विद कन्विक्शन। मैंने आपसे कहा था कि अभी मत पढ़िए, आई टोल्ड यू सो। मेरे कई वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें मैंने आपसे यह कहा था कि अभी किसी भी ऐसी चीज को मत पढ़िए, राउंड 1 में किसी भी ऐसी चीज को मत पढ़िए फिलहाल, जब तक क्लास क्लैरिफाई ना हो जाए जो कि डिलीटेड पोर्शन है। सो मेरे पास एक रिस्पॉन्स बहुत से बच्चों का ये आया। वो रिस्पॉन्स भी बेटे बेसिकली मुझे पता है किस तरह से आया। वो रिस्पॉन्स ये था कि सर नीट में आ गया तो
नाउ दिस इज फियर, दिस इज एंजाइटी. नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग कि सर एनसीईआरटी से तो हटा दिया गया है, नीट में आ गया. तो एक और चीज समझिए बेटे, फिर उन्होंने कहा सर ऐसा एक प्रीवियस एग्जाम्पल है, पहले भी हटा दिया गया है लेकिन नीट से नहीं हटाया गया था. आई एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री. मेरे को जरा सा भी इससे आपके डिसएग्रीमेंट नहीं है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट इन डिसएग्रीमेंट विद मी, विद यू. इस चीज में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपका एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो ये नीट में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी ऐसा हुआ है आ जाए. लेकिन उसका भी मैंने आपको एक प्रोएक्टिव रहने का सॉल्यूशन दिया था. मैंने प्रोएक्टिवली आपसे ये कहा था कि बेटे अभी नहीं पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं और लेट अस वेट फॉर द अनाउंसमेंट. हम अनाउंसमेंट की वेट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं पूछा जाएगा और अगर हमारी स्ट्रैटेजी ठीक निकली तो हम बहुत टाइम सेव करके अपना फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग कर सकते हैं. अभी नहीं पढ़ते हैं और अगर लेटर ऑन ये अनाउंस हो गया कि आएगा देन वी विल डू इट. हम कौन सा इसको भूल गए हैं? यही चीज मैंने आपसे कहा था कि हमें क्या आता नहीं, हम क्या भूल गए हैं, ऐसा नहीं है. अगर हमारे को बाद में पता चला तो हम पहले ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे और जो बचा हुआ पोर्शन अगर पूछा भी गया तो वो बाद में कर लेंगे. इस चीज को प्रोएक्टिव कॉमन सेंस कहते हैं. यहां से फियर डेवलप नहीं होता. पहली बारी में आपने सोचा आएगा कि नहीं आएगा, फ्यूचर में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप अभी से सोच रहे हैं, कैटास्ट्रोफाइज कर रहे हैं, इसको एंजाइटी कहते हैं. एंजाइटी जब बढ़ जाए तो फिर फियर जैसी चीज हो जाती है, फोबियाज क्रिएट होना शुरू होते हैं और फिर आपका मन नहीं लगता. पढ़ाई में हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन होता है, हर चीज में कॉमन सेंस साथ लेके चलनी पड़ती है. एक ऑप्टिमिज्म जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है. अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं कर लूंगा, बड़े आराम से कर लूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा. लेट अस डू द एक्शन पार्ट. प्लानिंग पैरालिसिस में फंसने की जरूरत नहीं है, परफेक्शनिज्म ट्रैप में नहीं फंसूंगा. एंड गुड एनफ इज गुड एनफ. आगे चल के देखेंगे और अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो भी अच्छे के लिए ही होगी, उसे मैं सुधार लूंगा. जिस चीज से सीख करके मैंने सुधार कर लिया उसे मैं मिस्टेक नहीं कहूंगा. अब देखिए, मैं यहां पर आपको प्रोएक्टिव एग्जांपल का एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं जो मैंने आज तक नहीं दिया. तो एक टेस्ट सीरीज है आप लोग कर रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज का नाम है बायो प्रोडिजी. सो बायो प्रोडिजी बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज है, इसको मैं कई महीने से चला रहा हूं और इस टेस्ट सीरीज में हमने शुरू से ही रिड्यूस सिलेबस पूछा है. शुरू से ही रिड्यूस सिलेबस पूछा है. बहुत से बच्चों ने कहा कि सर रिड्यूस सिलेबस इज इट अ गुड स्ट्रेटजी, ये ना हो जाए वो ना हो जाए. तो मैंने कहा कि बेटे हम तो यहां पर रिड्यूस सिलेबस करेंगे, आप जो है मतलब आप अपना देखिए और अगर आ गया तो बाद में हमारे पास पेपर्स बहुत हैं, क्वेश्चंस बहुत हैं, हम इसको तब टाइम लगाएंगे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क. ये हमारे को स्मार्ट वर्क हो सकता है हम गलत निकलते. आज मैं ये बात यहां पर आपको कर रहा हूं क्योंकि इस तरह से मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा था उस तरह की क्या आ गई है, एक अनाउंसमेंट आ गई है. पर मान लीजिए पूरा आता तो आज मैं आपसे क्या बात कर रहा होता, तब मैं आपसे ये कह रहा होता कि बेटे कोई बात नहीं, हमने इतना बचा हुआ सिलेबस बहुत अच्छे से कर लिया है, अब पूरा आएगा, हमारे पास अगले 8 महीने हैं, वो बचा हुआ 20-22% अब और कर लेंगे. This is what I would have said. So please try to understand flexibility जिंदगी में बहुत जरूरी है. अगर आप कहेंगे either माई वे और हाई वे तो नुकसान होगा. जो जब आंधी तूफान आती है तो जो पेड़ झुक जाता है वो बच जाता है, जो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है वो पेड़ जनरली गिरता है. सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्टिमिज्म की जिंदगी में बहुत जरूरत है. बायो प्रोडिजी हमने शुरू किया, ऐसे ही आप सब जानते हैं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी. सो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैंने क्या किया कि ये जो नया जो आप वो देख रहे हैं, नया जो एडिशन है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी का, इसमें अगर आप देखेंगे तो ओनली द चैप्टर्स विच आर रिड्यूस सिलेबस दे आर इंक्लूडेड. आई हैड रिमूव्ड द चैप्टर्स. सो बिफोर हैंड आई हैड रिमूव्ड द चैप्टर. लेकिन इसमें भी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए,
मैं बेटे इस चीज में बहुत पॉजिटिव था कि ऐसा होगा। दिस इज व्हाट लॉजिकल थिंकिंग टोल्ड मी, दिस इज व्हाट वाज माय कन्विक्शन, दिस इज व्हाट आई फॉलोड। हो सकता है इसमें भी गड़बड़ हो जाती। तो जो भी जने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी खरीद रहे थे उनको मैंने कहा कि मैं आपको ऑनलाइन कंप्लीट बुक का क्या दूंगा, एक्सेस दूंगा, बिल्कुल कंप्लीट बुक का एक्सेस दूंगा, ताकि इन दी इवेंचुअलिटी कि अगर ये आ गया तो हम कहीं लैग ना करें। तो बेटे इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ और एरोगेंस में जरा सा अंतर होता है। सेल्फ बिलीफ में कॉन्फिडेंस की वजह होती है। सेल्फ बिलीफ में आपको पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा। इस इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप अपने कन्विक्शन के साथ जाते हैं, आप अपनी गट फीलिंग के साथ जाते हैं। लेकिन गट फीलिंग से जाने के लिए भी, साथ जाने के लिए भी गट फीलिंग को ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि आप अपनी गट फीलिंग पर ही ट्रस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा बार बार जब आप प्रोएक्टिव काम करते हैं तो आपका अपनी गट फीलिंग में ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। सो इतनी सारी बात करने के बाद में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आई एम रीस्टार्टिंग now, I am restarting a lot of activities on the channel. So चैनल पर बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारी चीजें दूंगा और बिल्कुल बेटे बिना किसी फियर के, नो फियर, नो एंग्जाइटी, नो फियर, नो एंग्जाइटी। और हम बहुत ज्यादा बेटे वी विल ट्राई टू रिमेन हैप्पी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। वी विल एंजॉय। ये जो जॉय है ये नहीं हटना चाहिए। हम बेटे बहुत रेगुलरली बात करेंगे, मेंटरशिप, मोटिवेशन, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स पूछेंगे। अब हमारे पास टारगेट बिल्कुल सामने क्लियर है। वी आर ऑल्सो रेयरिंग टू गो, रेडी टू गो। उम्मीद है आप भी तैयार होंगे। रिजुविनेट होकर के टाइम आ गया है एक फाइनल डैश लगाने का नीट यूजी 2024 के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।